Some students can become volunteers. आप लोग volunteer बन सकते हैं. Always help the teacher. Okay. तो कल में मैडम को शायद कुछ टाइम ज़्यादा है. कोई लाइट बंद कर दिया, कोई बोर्ड बंद कर दिया. प्लांट वाटर रिलेशन सबको पता होगा. प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हमको क्या पढ़ना होगा पूरे प्लांट के बारे में. वाटर मिलता है. वाटर मिलता किससे है. वाटर एब्सॉर्ब कौन करता है. प्लांट का कौन सा पार्ट. फिर तुम लोग शायद 11th में पढ़े थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि रूट्स में अलग अलग रीजन होते हैं. सबसे पहले हम लोग वाटर की ना प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. प्लांट वाटर रिलेशन. वाटर क्यों क्यों नेसेसरी होता है प्लांट के लिए. डायरेक्टली ग्रोथ ही करवाओगे क्या. सबसे इम्पोर्टेंट ओके रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस होगा तो अल्टीमेटली ग्रोथ भी होगी प्लांट में. और फोटोसिंथेसिस में फॉस्फोराइलेशन आ गया. वो चाहे नॉन साइक्लिक हो, चाहे वो लाइट रिएक्शन हो, चाहे वो डार्क रिएक्शन हो. और ये क्या होता है. ये सेल है, ये न्यूक्लियस है. तो ये क्या है. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है. पानी तो भरा होता है कि नहीं. साइटोप्लाज्म में अगर वाटर फील्ड होगा तभी तो सेल का शेप मेंटेन होगा. तो साइटोप्लाज्म में वाटर चाहिए. क्यों. सबसे पहले बेस्ट सॉल्वेंट है कि नहीं. केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कुछ तो सॉल्यूट होता है, कुछ तो सॉल्वेंट होता है, कुछ तो सॉल्यूशन. सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड है. तो तुम लोगों को पता है प्लांट में कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट करनी है, एब्सॉर्ब करनी है, अकेले अकेले नहीं कर सकते. एक लिक्विड लगेगा और उस लिक्विड का नाम क्या है. वाटर. तो लिक्विड को सॉल्वेंट भी बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री के टर्म में. ओके तो ये बेस्ट सॉल्वेंट होता है एब्सॉर्प्शन के लिए, कंडक्शन के लिए. अभी एब्सॉर्प्शन की मीनिंग तो सबको ही पता होगी. व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन. कंडक्ट करने की मीनिंग ट्रांसपोर्ट. जो तुम लोग नॉर्मली ट्रांसपोर्ट बोलते हो ना. अब हमको इस चैप्टर में वर्ड यूज करना है कंडक्शन. तो वाटर और मिनरल कंडक्शन के लिए और फूड कंडक्शन के लिए भी वाटर ही लगेगा. ओके नेक्स्ट सेल का शेप बताइए. नेक्स्ट आएगा सेल का शेप मेंटेन करने की. देखो कभी भी तुम लोग प्लांट को देखे होंगे, अगर हम लोग पानी नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है. हमारा मुरझा जाता है. तो मुरझा जाना मतलब क्या. मर नहीं जाता है प्लांट. उसको वापस से तुम पानी दे दोगे, वो अपने ओरिजिनल शेप रिगेन कर वापस से अपने शेप में आ जाएगा. तो शेप मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म में भी वाटरी फील्ड होता है. अब व्हाट इज मीनिंग बाय प्रोटोप्लाज्म. खा लो आराम से, मैं रुके रहती हूँ, तुम खाओ. अकल में तो समझ गया होगा, बाकी फिर देखोगे इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं हो. चलो प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है. क्या साइटोप्लाज्म और नहीं. प्रोटोप्लाज्म. सचिन बहुत हंसने कर देखते. स्टैंड अप फॉर स्टैंड अप. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. ये 11th की बेसिक्स में पढ़े हो. नहीं ऊपर नीचे का कुछ भी नहीं है. हाँ ऊपर स्टैंड अप. इसके बेस में स्माइल आएगी. क्वेश्चन उसी से पूछो. बोलो प्रोटोप्लाज्म.
नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता प्रोटोप्लाज्म। मुनस्सा, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ओके, करेक्ट है। सिट डाउन। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में होता क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये सेल है, ये सेल है। तो प्लांट सेल, प्लांट के बारे में बात हो रही है ना, प्लांट के बारे में बात हो रही है। नहीं दिख रहा है क्या? तो देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर एक और आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे डेंस बॉडी दिखती है, न्यूक्लियोलस। अब मार्कर अलग कलर का नहीं। अब ये जो एरिया तुमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियो हाउ मच प्लाज्म। नेक्स्ट, ये एरिया दिख रहा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बोलो तब भी सही रहेगा, या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कब लिया जाता है? जब तुमको सेल वॉल के बारे में बात नहीं करनी हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात नहीं करनी हो, तो हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है, यानी हमारा वाटर होता है, और साइटोप्लाज्म में भी वाटर ही होता है। तो यहाँ पे सेल का शेप मेंटेन रहेगा ना। अगर तुम लोग बलून में पानी भरोगे तो जो भी उसका शेप है वो शेप वैसे ही रहेगा। पानी निकाल दो, शेप मेरा मींस अलग हो जाएगा। तो शेप मेंटेन करने के लिए भी वाटर चाहिए। और कुछ चाहिए? और बताओ, न्यू स्टूडेंट कौन कौन है थर्ड बेंच पे? बताओ, बोलो। हाँ, ब्लैक टी शर्ट, स्टैंड अप। और क्यों चाहिए वाटर? ये तो हो गया हाइड्रेशन। ओके, और हम प्लांट की बात करें। ओके, नेक्स्ट। बोलो, और क्या हो सकता है वाटर के बेनिफिट? टेम्परेचर मेंटेन कर। देखो, यस, अभी बता दो। तुम लोग को पता, ट्रांसपिरेशन पढ़े कभी? पढ़े ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? उमर अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, तुम लोग की अपनी ही मीटिंग चल रही है। तुम लोग नेक्स्ट टाइम से अलग बैठना, नहीं तो मैं तुम लोग को वर्क के पास बैठा। इसकी अब मेरे को आवाज आई तो यहाँ बैठी बात करो। बोलो, नेक्स्ट। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करने के लिए? तो ट्रांसपिरेशन पढ़े हो, सुने हो थोड़ा बहुत? किसी को कुछ याद है तो मैं बताऊं, आराम कर लो। बोलो, ट्रांसपिरेशन है इवेपोरेशन ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इवेपोरेशन लिखो या वेपर लिखो, डेफिनेशन में ये दोनों वर्ड आना कंपलसरी। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज। तो देखो, लीफ में कुछ तो होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? अपना एक्स्ट्रा वाटर लॉस करते हैं। इसीलिए जब गर्मी लगती है ना, अब हम लोग तो नहीं बैठते, नॉर्म गाँव में कैसा रहता था, अगर बहुत ज्यादा गर्मी लगती तो लोग प्लांट के नीचे ही जाके बैठते। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में लॉस क्या होता है? लॉस होता है
ये टेम्परेचर भी है। और हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में भी जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, एक्सरसाइज करो, कोई भी हम लोग विगरस एक्सरसाइज करेंगे यानी काम ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो मींस यूटिलाइज हो रही है। एनर्जी मतलब हमारी बॉडी में एटीपी, एनर्जी करेंसी। तो जब ये एनर्जी करेंसी टूटती है तभी ना काम कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी ना, एटीपी के लास्ट वाले बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होती है। वो पढ़े अभी तक? तो ये तुम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी। चलो यहाँ पे एटीपी, जब एटीपी यूटिलाइज होती है तो हमारे बॉडी से बहुत हीट निकलती है, और बहुत ज्यादा हम लोग जब काम करते हैं तो और कुछ निकलता है। तो पसीना क्या है? वाटर है। तो वाटर मतलब हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने नहीं, इसीलिए वाटर को क्या बोलते हैं? एलिक्सर ऑफ। एलिक्सर मतलब समथिंग मैजिकल लिक्विड। तो ये हम लोग के लिए मैजिकल लिक्विड ही है। ब्लड में अभी हम लोग वैसे तो प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर एनिमल की बात करना है, ब्लड लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड जैसा है ना, तो उसमें भी वाटर होता है। यूरिन जो फॉर्म होता है उसमें भी हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर जाता है। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर चाहिए, सेल मेंटेन करने के, सेल का शेप मेंटेन करने के लिए वाटर। तो वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। वैसे हम प्लांट में पढ़ते हैं, एनिमल में लेकिन फिर भी एक दो कैरेक्टर की बेस, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स में बता। और एक और चीज, प्लांट में वाटर जो होता है वो नियर अबाउट 90 to 95% वाटर की होता है। ये लिख रहे हो क्या? लिख रहे हैं ना? बस लिखो, सब है। कुछ समथिंग न्यू लगे वो लिख सकते हो, लिख रहे नोट्स में भी सब है, बस तुम लोग सुनो। ओके, यहाँ पे वाटर की दो चार प्रॉपर्टी बताई है। हाई स्पेसिफिक हीट, तो ये तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो क्या? हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक हीट। ये सब अभी आगे आएगा, अभी काम कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम लोग, हाई स्पेसिफिक हीट होती है वाटर। अभी स्पेसिफिक हीट क्या? अगर तुम लोग देखो, स्पेसिफिक हीट मतलब वाटर अपने आप को गर्म करने में भी ज्यादा टाइम लेते हो, ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम। देखो तुम लोग अगर कभी ध्यान दोगे, सन पूरे दिन में रहता है नियर अबाउट 12 में, उससे भी कम आते हैं। तो पानी को गर्म करने के लिए उतना ज्यादा घंटे के लिए सन चाहिए, लेकिन अगर तुम लोग रात देखो तो रात में फौरन हमारा पानी ठंडा नहीं हो जाता है कि नहीं? कोई भी गैस का पानी ले लो, जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा ठंडा होने के लिए। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर H2O समथिंग तुम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, HOH। तो वाटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है वाटर में? हाइड्रोजन।
तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी वाटर में है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, समझा? तो वाटर जितना ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लेता है ठंडा होने के लिए, और यही प्रॉपर्टी स्पेसिफिक, समझा? नेक्स्ट आएंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब क्या? वेपर बनना, लिक्विड से वेपर बनने के लिए। तो देखो यहाँ पे लिक्विड से वेपर बन भी जाता है बड़ी आसानी से, है कि नहीं? क्यों? हम लोग ये वाटर की ही प्रॉपर्टी है बड़ी अच्छी कि अगर हम लोग उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो वो अपना स्टेट चेंज कर देगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट। नेक्स्ट आएंगे हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, तुम लोग जब लिक्विड से वेपर में वाटर को कन्वर्ट करते हो तो कैसे करेंगे हम लोग? तो वही सेम देखो वापस से अल्टीमेटली क्या आ गया, ये लोग अगर लिक्विड फॉर्म में है और हीट को एब्सॉर्ब करेंगे तो ये लिक्विड हीट एब्सॉर्ब करने के बाद कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर। तो इसी को बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग के पास आइस है। आइस को तुम लोग अगर रखोगे बाहर फ्रिज में नहीं या फ्रीजर में नहीं तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर और कुछ बाहर से हीट निकल। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लोग जो आइस है वो फ्रीजर में नहीं रखते, फ्रीजर में रखेंगे तो वो आइस ही रहेगा, लेकिन तुम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है? अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर से हीट एब्सॉर्ब करता है और एब्सॉर्ब करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट। अब देखो ये फ्यूजन की तो अभी हमारे बॉडी में कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये दोनों की हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेसिफिकली हम लोग के बॉडी में वाटर होता है, हमारे पास भी साइटोप्लाज्म है, हमारे पास भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, कहीं पे भी कोई रिएक्शन वाटर के बिना हो ही नहीं सकता, सॉल्वेंट में ही होगा। ओके, तो हम लोग की बॉडी में जब हम लोग बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी हमारे बॉडी से बाहर कौन से फॉर्म में रिलीज होती है? हीट फॉर्म। अगर हीट बहुत ज्यादा हमारी बॉडी से निकलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर, और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होता है? क्या वो छोड़ो, वो बाद में। अगर स्वेटिंग ना हो और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, हम लोग की बॉडी में कौन सी चीज है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे। हाँ, कौन तो बोला करेक्ट है? एंजाइम। एंजाइम। तो देखो बॉडी का टेम्परेचर राइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है एंजाइम में काम करने के लिए उतना ही चाहिए। तो जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? डिग्रेड, मरने लगेंगे, और जब ये मरने लगेंगे तो हमारे बॉडी में हर एक्टिविटी स्लो। तो फिर देखो ये वाला हो गया स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब इनको ज्यादा, अब ये क्या करते हैं, हम लोग के जो बॉडी में वाटर है ये उसी हीट को एब्सॉर्ब करते हैं और वेपर फॉर्म में हम लोग के बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू बाहर। तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग, समझ में आया? ज्यादा टेम्परेचर होगा एंजाइम डिग्रेड होंगे। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, पढ़े होंगे। बायोकैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं। तो जब एंजाइम नहीं रहेंगे तो हमारा हर काम स्लो हो जाएगा और तभी तुम बीमार थके थके। तो ये सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? थर्मल। समझा? नेक्स्ट और क्या है? एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स।
और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है किसकी वजह से है, वाटर में, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स कौन कौन से, ये भी शायद केमिस्ट्री में हो ही चुका होगा, मैं ऊपर लिखूंगा तुम लोग को दिख गया। एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। अभी कोहेसिव जैसे हम लोग बोलते हैं ये मेरे को क्लासमेट है, ये मेरा को वर्कर है, को मींस साथ सेम ही सेम है कि नहीं, तुम एक ही जगह काम करे तो ये मेरे को वर्कर हो गए। तो अब यहाँ पे सेम, तो दो सेम सब्सटेंस के बीच, एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, कुछ भी ले लो, दो सेम सब्सटेंस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव बॉन्ड। कैसा, फिलहाल हमको प्लांट के बारे में बात करना है और वाटर के बारे में बात करना है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है पूरा, ये एक वाटर मींस H2O, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो तुम लोग जब ग्लास में पानी रखते हो तो हम लोग को दिखता है ना कि अरे ये एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, यहाँ पे दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होती है, कौन सा कोहेसिव। समझ में आया? दो सेम सब्सटेंस के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं, बॉन्ड नहीं फोर्स होती है उसको बोलते हैं कोहेसिव। तब जब हम ग्लास में पानी गिराते हैं तो तुमको ऐसा नहीं दिखेगा अरे अभी तो एक वाटर मॉलिक्यूल गिरा दूसरा नहीं गिर रहा है, नहीं, वो तुम लोग को पूरा एक फ्लो दिखता है। क्यों? क्योंकि दोनों सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड है बिकॉज ऑफ कोहेसिव। समझा? नेक्स्ट, फिर हम लोग जब पाइप में पानी चढ़ाते हैं या हम लोग स्ट्रॉ में लिक्विड को सक करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये सपोज मेरा स्ट्रॉ समझ लो या पाइप समझ लो, जो समझना है समझो। तो यहाँ पे ये एक मैं बीच में रखती हूँ जरा वाटर को, क्यों? क्योंकि समझाना है। ये दो वाटर के बीच में अब भी हम लोग पढ़े कोहेसिव फोर्स होती है। तो देखो जब पानी चढ़ता है तो पानी बीच से तो चढ़ता नहीं होगा, है कि नहीं? पानी को पूरा फोर्स होता है, तो वो साइड के जो वॉल है उसको एज अ सपोर्ट यूज करते हैं ना ऊपर आने के लिए, एज अ सपोर्ट यूज करेंगे तभी ना तो पानी के लिए पाइप बनाए। स्ट्रॉ में से ही हम लोग पानी ऐसे सक करेंगे। क्यों? क्यों हमको वो नैरो पाइप चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉ बहुत नैरो हो चाहे पाइप थोड़ा ब्रॉड। क्यों? तो वाटर और जो यहाँ पे स्ट्रॉ की वॉल है या पाइप की वॉल है, तो दो अलग सब्सटेंस हो गए। हाँ, ये दो अलग सब्सटेंस हो गए, वाटर लिक्विड है और ये हम लोग का सॉलिड ले लो, प्लास्टिक ले लो, कुछ भी है। तो ये दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव। समझ में आया? कोहेसिव और एडहेसिव मतलब क्या होता है। तो अभी ये कोहेसिव और एडहेसिव का काम कहाँ पे आएगा, प्लांट में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल फोर्स समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, कहाँ पे यूज होगा वो मैं आगे जाके बताती हूँ, वो अभी नहीं। कितना समझा? कोहेसिव एडहेसिव, तो इसकी वजह से हम लोग का जो वाटर है आसानी से कोई भी नैरो से नैरो पाइप में आसानी से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। नीचे तो तुम लोगों को पता है वो ग्रेविटी की वजह से तुम लोग अभी फॉरन बोल दो, इसीलिए मैं नीचे बोली ही ऊपर चढ़ाते हैं, पानी ऊपर भेज है। और क्यों प्लांट में ऊपर भेज रही हूँ उसके पीछे भी रीजन ये है, उसके पीछे रीजन ये है ये। अब देखो रब कर दी हूँ। अब याद है तुम लोग पढ़े होंगे 11th में प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में कुछ तो पढ़े थे, मैरिस्टेमेटिक, परमानेंट, वो सारी चीज। परमानेंट में प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिव, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव सिंपल टाइप के, और कंडक्टिव कॉम्प्लेक्स टाइप के। और जो नहीं पढ़ा होगा तो
कंडक्टिव में हम लोग कुछ तो पढ़े थे ना लास्ट बेंच जति, बताओ कंडक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और सिर्फ जति नाम से क्या क्या नाम से जति सेंड नहीं मनसब ना, मनसब फैन ऑफ कर दो ना इन लोग को। बस एक ही बोलो। जैसे कंडक्टिव टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, ऊपर टाइप बताओ। मैं एक्शन भी कर दी फिर भी नहीं बताए। दो कौन से होते हैं वो बताओ। जाइलम एंड तो देखो यहाँ पे मैं क्यों ऊपर पानी चढ़ा रही, पानी हम नीचे क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि ये दिख रहा है तुमको ये एक प्लांट है, ट्री है, वाटर एब्सॉर्ब करने वाले लोग कहाँ पे होते हैं, तो हमको पानी चढ़ाना कहाँ है, समझ में आया। तो उस टाइम पे ये लोग एक दो वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स होगी और वो जिसके थ्रू ऊपर चढ़े और किसके थ्रू चढ़ेंगे, जाइलम। तो जाइलम के थ्रू ये धीरे 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 ऊपर प्लांट के सभी पार्ट में वाटर सप्लाई करने का काम करेगा, समझा। नेक्स्ट अब तुम लोग याद है 11th में रूट का स्ट्रक्चर देखे थे। रूट का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ब्रॉड था और टिप पे नैरो होता है। अब तो ये है हम लोग के एक सिंगल रूट का स्ट्रक्चर। तो रूट में सबसे अच्छा मेरे को ये बताओ, न्यू स्टूडेंट से पूछूंगी, पुराने वालों को तो पता होना चाहिए। न्यू गर्ल्स, रूट का टॉप पोर्शन कौन सा है, अपेक्स। इसको अपेक्स बोलते हैं, अपाइकल बोलते हैं, टॉप बोलो, टिप बोलो। टॉप यानी टॉप नहीं है, टॉप मतलब टॉप बोलो, स्टैंड। टॉप पोर्शन रूट का, सब इधर देखो ना, मैं उसको अच्छा कौन बोलो, उसको खड़े करा के देखो, बोलो टॉप पोर्शन कौन सा है। मैं क्वेश्चन ऐसे ही लोग से पूछूंगी जिसको मेरे को लग रहा है तो ध्यान देंगे। बोलो टॉप पोर्शन कौन सा होता है। नेक्स्ट न्यू, अरे रॉन्ग ही आएगा ना आंसर, और क्या करें। रूट में टॉप पोर्शन कौन सा होता है, ये वाला होता है कि ये वाला होता है, तो बता दो। ये नीचे सीधा। नेक्स्ट बोलो ये कि ये, एक आंसर दो बैठो, ये कि ये ओके। तो रूट का टॉप पोर्शन होता है, ये है अपेक्स पोर्शन। अभी इसकी क्यों बात करी वो भी बताओ। तो टॉप पोर्शन तुम लोग को सबसे पहले पता होगा, जब हम लोग का प्लांट की ग्रोथ होती है तो ये पोर्शन आगे जाता है कि ये पोर्शन आगे जाता है, ये नीचे वाले पोर्शन सॉइल में अपना रास्ता बनाते हैं और ढूंढते कहाँ पे वाटर है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग की रूट की ग्रोथ देखते हैं। अब तो सबसे पहले ये जा रहे हैं तो इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए, डैमेज भी हो सकता है ना फर्स्ट पोर्शन। तो यहाँ पे इस टॉप पोर्शन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, रूट कैप। ये हो गया, तो इसका इतना ही काम है रूट कैप। तो ये यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिसको रूट कैप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो आज स्टैंड अप बात कर रहे हो ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन है, क्या है, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
यहाँ के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सपोर्ट करने के लिए नहीं कर रहा। क्या क्या 9 और लेक्चर में घूमे कंट्रोल करना। बोले जल्दी और स्टैंड अप। अब्दुल्ला कौन है? स्टैंड अप। अब्दुल रहमान स्टैंड अप। मेरिस्टेमेटिक एंड प्लांट टिश्यूज में पढ़े होंगे। प्लांट टिश्यू कभी जनवरी में नहीं हुआ था। प्लांट टिश्यू बिल्कुल नहीं। क्लास के बाद किसको जाने की है तैयारी? पूछोगे ना तो मैं वापस दूंगी। भेज दो तुम फिर वापस नहीं, क्लास के बाहर भेज दूंगी, मैं वापस नहीं प्लीज मत। अच्छा चलो पुनः बोलो। मेरिस्टेमेटिक हाँ डिवाइडिंग टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? ये टिश्यूज में अगर टिश्यू सेल्स के बनते हैं तो तुम सेल्स बोलो या टिश्यू बोलो रॉन्ग नहीं होगा। टिश्यू मतलब मल्टीपल सेल को बोलेंगे टिश्यू। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये डिवाइड होंगे तभी ना रूट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक चीज तो ये क्या होता है रीजन ऑफ, तुम लोग याद होगा तुम लोग रूट में डिफरेंट 4 टाइप के रीजन पढ़े थे। रीजन जगह प्लेस। तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन होता है सेल डिवाइड होते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जब यहाँ पे सेल डिवाइड हो गए तो नेक्स्ट जो जोन था, क्या तुम लोग को वर्ड था जोन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। अब देखो अगर सपोज यहाँ पे पहले 100 सेल्स थे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होने वाला है। 100 से हमको कितने मिले? 200 सेल्स। हाँ तो हुआ ना, जगह कम पड़ी तो उन लोग थोड़ा सा बड़े होंगे तो हमारे रूट की ग्रोथ हो गई। अब अभी जो नए नए सेल डिवाइड होके बनते हैं तो वो यंग होते हैं तो वो मिच्योर होने जाएंगे। कौन से जोन में? नेक्स्ट जोन में। तो ये देखो ये वाला जोन कौन सा है? इलॉन्गेशन, जहाँ पे सेल जाएंगे और नरिशमेंट लेंगे, अपनी साइज इंक्रीज करेंगे। इलॉन्गेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्यों जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन? जो थर्ड जोन है उसमें साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं क्या? रूट है। तो ये जो रूट है इसी रीजन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ रूट है। एक चीज। नेक्स्ट देखो अब ये जो सबसे ऊपर वाला रीजन है जो सबसे ज्यादा ब्रॉड है, दिख रहा है सबसे ज्यादा ब्रॉड। तो ये ब्रॉड सबसे लास्ट रीजन होता है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये सबसे मैच्योर यहाँ पे तुमको सेल्स या टिश्यूज देखने को। तो रूट्स में टोटल 4 जोन होते हैं। जोन ऑफ सेल डिवीजन, नेक्स्ट है जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो हमको किस जोन के बारे में ज्यादा बात करनी है? एब्जॉर्प्शन। क्यों? हम लोग पढ़ रहे प्लांट वाटर रिलेशन। तो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये अभी काम करेंगे।
चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हमको देखना है रूट हेयर का स्ट्रक्चर। तो रूट हेयर एक तरीके का साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। अभी ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म सुने हो, ये एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, एक्सटेंडेड पार्ट। तो चलो अभी हम लोग सपोज ये मैं एक सेल बनाई, रूट के सेल एक है, दो है, यहाँ पे तीन है, तो सिर्फ एक में हम लोग रूट हेयर पढ़ते हैं। ये अंदर का, ये तो सबको पता होगा, अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाहर सेल। मैं एक साइड नहीं बनाई हूँ, बता रही हूँ रहेगा। तो होता क्या, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म। होता क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होके बाहर जाता है, और यही हम लोग का क्या बनता है, रूट है। अभी बनाया था ना बाहर की तरफ लिखा हुआ जटिल, हाँ इधर देखो। तो ये एक्सटेंडेड साइटोप्लाज्म हो गया, एक्सटेंड हुआ है तो सेल मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड होगी, तो ये वाली सेल मेम्ब्रेन है। और नेक्स्ट सेल, तो इसलिए मैं एक साइड नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे को एक्सटेंड करने का। ऐसा नहीं है कि भाई तीन साइड होते हैं एक साइड नहीं होते हैं, पहले ही बता रही हूँ। हर जगह चारों साइड उनको सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा, सेल वॉल भी, वो एक्सटेंड करना था इसलिए नहीं बनाई। नेक्स्ट रूट में अंदर साइटोप्लाज्म होगा। रूट का काम क्या है, रूट हेयर का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के लिए स्टोर भी करना पड़ता होगा। तो यहाँ पे इनके साइटोप्लाज्म में इनका मेन पर्पस क्या है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा स्टोर करे, किसको, वाटर प्लस। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर बहुत बड़ा सा वैक्यूल बनाते। क्या, इनके पास लार्ज साइज का एक सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट। तो साइटोप्लाज्म बेचारा किनारे किनारे चले जाता है, बोलता है तुम्हारा कोई काम नहीं। वैक्यूल बोलता है मेरा यहाँ पे मेजर काम है, मेरे को वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करके, समझा। क्योंकि तुम लोग 11 में सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े होंगे, प्लांट में वैक्यूल होता है, एनिमल में नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, तो स्मॉल होता है। हाँ, और प्लांट में ज्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, समझा। अब साइटोप्लाज्म बेचारा साइड साइड में हो गया, तो ऐसा साइटोप्लाज्म जो साइड साइड में चले जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर टर्म होता है पेरिफेरी या पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, यानी अभी ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई भी चीज, अब ये तुम लोग केमिस्ट्री में वैसे होगा, बताओ क्या है काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज इन द सेंस लिक्विड, सॉलिड, गैस, कोई भी सब्सटेंस अगर सचिन मूविंग मोशन में होता है तो उसके पास उसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी, जितना फास्ट मोशन शो करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना स्लो मोशन करेगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, डिफ्यूजन। क्योंकि देखो ना दोनों एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं। डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपोर्ट होना, और ट्रांसपोर्ट होगा कोई चीज मूविंग मोशन में होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, तो यही एनर्जी का वो यूज करते हैं डिफ्यूज होने में, और डिफ्यूज होंगे तभी एनर्जी होगी। तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सिंपल सी चीज। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, ये वाटर पोटेंशियल थोड़ा सा आगे है। वाटर में भी है काइनेटिक एनर्जी, दिस इज गैस फॉर्मेशन, रैंडम, ये तो मैं समझा क्योंकि अपने वाटर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या टेक्स्ट बुक के हिसाब से, डिफ्यूजन सबसे पहला है, डिफ्यूजन। अब आते हैं हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर। अब आते हैं हम लोग
से आओ, अब पढ़ाओ कि नहीं? धीरे धीरे सब करना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में है डीपी। डीपी नहीं, डिफ्यूजन प्रेशर वाला डीपी। अब देखो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा डीपी, जितना कम सॉल्यूट उतना कम डीपी। अब आते हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट। कहाँ है ये दिख रहा है प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर। प्योर वाटर क्यों प्योर है? क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी नहीं है। वाटर प्योर जो सो रहे हो ना, आगे हाथ रख के नहीं, मेरा लॉस तो होने वाला नहीं। सो जो करना है करो। प्योर वाटर प्योर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जते मिक्स नहीं है। तो देखो प्योर वाटर की जो डीपी है डिफ्यूजन प्रेशर वो हमेशा 0 होता है। इसी को डिफ्यूजन प्रेशर भी बोलते हैं, या इसी को वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं, या इसी को केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसकी यूनिट होती है पास्कल। वो इससे पहले वाली स्लाइड में था। पास्कल इस डीपी की यूनिट होती है। अब देखो जितना ज्यादा, अब एक और चीज याद रखना, एक और चीज, ये प्योर वाटर है। क्यों प्योर है? तुमको दिख रहा है यहाँ पे सॉल्यूट नहीं है क्योंकि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं साइन को? साइड। PSI साइड। PSI साइड। P साइलेंट। तो देखो यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसका वाटर पोटेंशियल या डीपी कितना है? 0। अब ये वाटर यहाँ पे प्योर नहीं है। मैं पहले कंटेंट पूरा बता दूं फिर मैं ये वाटर प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको दिख रहा है कुछ तो सॉल्यूट मिक्स है। तो सॉल्यूट मिक्स है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं रहेगी। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिक्स वैल्यू ज्यादा तो होगी पर नेगेटिव। समझा? नेगेटिव है। जितना ज्यादा इम्प्योरिटी या सॉल्यूट मिक्स होंगे वैल्यू हाई तो होगी पर नेगेटिव। समझ में आया? तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की जो क्या बोलते हैं वैल्यू होती है प्योर सॉल्वेंट को छोड़ के सारे लोग की नेगेटिव में आंसर आता है। प्योर की 0 होती क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूट या इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं है। समझा? नेक्स्ट अभी और ये हो गया डिफ्यूजन प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के। जितना सॉल्यूट वैल्यू उतनी ज्यादा, लेकिन नेगेटिव में हम लोग को लिखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो पास्कल्स, ये है इसका पास्कल्स यूनिट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल के बाद आता है डीपीटी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका मतलब क्या होगा? ये एक्चुअल में डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसका? इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट जो 0 था माइनस जो दूसरा सॉल्वेंट होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डीपीडी। और डीपीडी का बड़ा सिंपल सा एक दूसरा मीनिंग याद रखो, सेल थर्स्ट।
अगर किसी की डीपीडी बहुत ज्यादा है, सेल्फ थर्स्ट यानी वो प्यासा है, थर्स्ट मतलब क्या, प्यासा है, तो अगर वो ज्यादा प्यासा होगा मीन्स उसकी डीपीडी बहुत ज्यादा अगर हाई होगी तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा कि कम करेगा, ज्यादा। अगर जिसकी डीपीडी कम होगी मतलब वो लोग वाटर एब्जॉर्प्शन कम करेंगे। तो डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट फुल फॉर्म याद रखो, डिफरेंस होता है प्योर सॉल्वेंट माइनस जो भी सॉल्वेंट है, लेकिन इसका प्रॉपर टर्म जो तुमको समझने के लिए याद रखना है वो याद रखो सेल्फ थर्स्ट। जो जितना प्यासा वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी अभी फिलहाल डिफ्यूजन बोल रहे हैं ना, तो उतना ज्यादा वो डिफ्यूज यानी लेगा पानी, जिसका डीपीडी कम वो उतना कम पानी अपने अंदर डिफ्यूज करके ले आता। इतना समझा? नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, वाटर पोटेंशियल हो गया, डीपीडी हो गया, नेक्स्ट आते हैं नहीं वाटर अराउंड द सेल वॉट है। अब देखो यहाँ पे ये है हम लोग का सेल वॉल, क्या नहीं समझ रहे इसको, इसको क्या नहीं समझ रहे, डीपीडी, डीपीडी मतलब डिफ्यूजन, पूरा पॉइंट डिफ्यूजन पूरा समझाओ, डिफ्यूजन समझाओ। डिफ्यूजन मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी चीज, यहाँ पे सपोज एक जगह ये सॉलिड या लिक्विड, तो अभी फिलहाल मैं सॉलिड, सपोज मैं गैस से समझाओ, एक जगह गैस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक जगह गैस का कॉन्सेंट्रेशन लो, तो यहाँ पे कोई चीज अपने गैस, ये आए ना गैस, तो ये अपने हाई टू लो में जा रही है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में डिफ्यूज हो रहे। जैसे सपोज ये लीफ है, ये मार्कर लीफ है, तो तुम लोग को पता है प्लांट क्या लेते हैं अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर क्यों आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर क्यों नहीं जा रही, क्यों, बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, लीफ के अंदर कमी है तभी ना वो लेना भी चाह रही है, वो जितना भी उसके पास वो यूज कर रही है। हाँ तो अब इनके पास बहुत कम है, तो हाई से लो गैस डिफ्यूज हुई ना, हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड इन लोग ने यूज कर लिया, अब इन लोग क्या बनाए, ऑक्सीजन, तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा और बाहर सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम, तो ज्यादा ऑक्सीजन बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि अंदर ज्यादा है, बाहर, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर एक्चुअल में उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट, तो कितना, इसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट है ना, तभी ना ब्लैक डॉट्स नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर वाटर का जो डीपी है डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने सोल्यूट प्रेजेंट, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है तो जीरो, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो वैल्यू माइनस में आती है, ये याद रखना, वैल्यू दूसरे अदर सॉल्वेंट, ये प्योर है तो जीरो है ना, ये प्योर नहीं है ना क्योंकि इनके पास इम्प्योरिटी है, तो इनका जीरो नहीं होगा, लेकिन इनकी वैल्यू माइनस में आएगी। अब देखो ओ माइनस, ओ बोल रही हूँ सॉरी, जीरो प्योर सॉल्वेंट माइनस दूसरे सॉल्वेंट का कितना है 0.4, तो 0 माइनस 0.4 मतलब डीपीडी, प्योर सॉल्वेंट जीरो माइनस 0.4, इसी को क्या बोलते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो ये समझने के लिए रखो, इक्वेशन नहीं पूछेगी, वैल्यू नहीं आएगी कि अरे इसको सॉल्व करो, नॉर्मल में तो बिल्कुल नहीं आएगी, एंट्रेंस में चांसेस रहेगा, तो लेकिन इसको समझने के लिए क्या याद रखो, सेल थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यासा, अगर मैं बोल रही हूँ ये एक सेल है, इसकी डीपीडी बहुत ज्यादा हाई है, तो इनके अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा प्यासे है। अभी अगर दूसरा सेल है, इसकी डीपीडी लो है, मतलब इसके अंदर कम होगा या नहीं होगा क्योंकि इसके पास, इसको कोई जरूरत नहीं, वो प्यासा, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, समझा। तो डीपीडी ज्यादा हाई होना मतलब
आएगा, इन लोग डिफ्यूजन करेंगे, अपने अंदर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले 3 सॉल्यूशन के बारे में पता होगा, नहीं होगा तो बताऊंगी और क्या। चलो करो। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आज हम लोग को ऑस्मोसिस तो नहीं हो पाएगा, हाइपर हाइपो आइसो हो पाएगा। और पहले ही बता रही हूँ, प्लीज सुन के लो, नहीं तो ऑस्मोसिस नहीं समझेगा, डिफ्यूजन पढ़ के समझ लो। अभी अगर कम ज्यादा भी सुने होंगे पढ़ के समझ लो, ऑस्मोसिस नहीं समझे फिर मेरे पास में, क्योंकि मैं फिलहाल अच्छे से ही समझा रही हूँ, मैं अपना तो पूरा 100% दे रही हूँ, तुम लोग अभी देखो ऑस्मोसिस मतलब यहाँ पे वाटर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन हाई से लो। लेकिन ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हम लोग पहले डेफिनेशन में नहीं जाते, क्या हो रहा है क्या, हम लोग को पहले 3 सॉल्यूशन पता होना चाहिए। क्या, सपोज मैं एक बीकर लूं, बीकर कंटेनर कुछ भी समझ लो, बॉक्स, इसमें ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब बीच में एक मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिव लोगों को आने देगी, तो सेमी परमिएबल है। तो चलो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको 3 सॉल्यूशन पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं हाइपर टोनिक, एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक, और एक को बोलते हैं आइसोटोनिक क्या सॉल्यूशन। अभी मेरे को बताओ हाइपरटोनिक मतलब क्या। देखो डायरेक्ट खराब हो जाएगा, इसको बंद कर दो। अभी दिख रहा है अच्छे से, अभी तो क्योंकि ना इसको है ना मैं अपने से ही समझाऊंगी, वैसे तुम लोग को है ना डायग्राम में भी नहीं समझेगा मैं कितना भी। यहाँ से लाइट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हाइपोटोनिक, नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हाई सॉल्यूशन तो 2 लोग से मिलके बनते हैं, पहला है सॉल्यूट, सेकंड है सॉल्वेंट। थोड़ा सा दूर लिखती हूँ, जरूरत पड़ सकती है। सेम इसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट, सेम इसमें भी, पर क्या कैसा डिफरेंट है वो भी बता रही हूँ। सॉल्यूट हाई बोलो सॉल्यूट सॉल्वेंट सबको पता है क्या होता है, सबको पता है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसका एक दूसरा नाम भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका दूसरा नाम याद रखना है तो कर लो कॉन्सेंट्रेटेड। और हाइपोटोनिक का दूसरा नाम है डाइल्यूट, आइसो का कुछ भी है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वाटर ज्यादा, सॉरी सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम होता है। हाँ तुम लोग कभी भी देखे होंगे जो डेटॉल हम लोग लाते हैं लिखा रहता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जो सैनिटाइज डिसइंफेक्टेंट, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, पानी। तो क्यों उसके अंदर पानी कम था इसीलिए तुमने पानी ऐड किया, और कॉन्सेंट्रेटेड इसीलिए लिखा था क्योंकि पानी कम था, है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है सॉल्वेंट की कम, जस्ट अपोजिट ये हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट ज्यादा होता है।
बोलते हैं ना बहुत डाइल्यूट करके दिया है, दूध जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं बहुत डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब बहुत मिलावट ज्यादा कर दी है, तो ये हो गया डाइल्यूट। तो अब इसका क्या होगा, इसमें जितना सोल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट। तो इसकी हमको बात नहीं करनी है, क्यों बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा सा कंटेनर ली, उसको हटाओ मैं साइड में, आइसोटोनिक की हम लोग को बात नहीं करनी है। मैं एक बीकर लूं, क्या तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ऑस्मोसिस ये दोनों के बीच में ही होगा। अगर एक हाइपोटोनिक है, अगर मैं दो को कंपेयर कर रही हूँ, ये बहुत इंटेलिजेंट है तो इनडायरेक्टली क्या है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, कंपैरिजन है। सेम एक बीकर ली हूँ, बीकर में सेल है, अगर मैं सेल को बोल रही हूँ तो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मतलब क्या, हाइपरटोनिक मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट का। तो इनडायरेक्टली मैं बाजू वाले को क्या बोल रही हूँ, इसका अपोजिट। ये इंटेलिजेंट है तो ये नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास इसका पूरा अपोजिट, लो सॉल्यूट, इसका हाई सॉल्वेंट। एक ये कंडीशन बनाती हूँ। एक और भी कर ली हूँ, इसका अपोजिट, हाइपर अंदर हम लोग रखते हैं ना, अब हाइपर को बाहर रखना है। ये सेल जो है यहाँ पे हाइपर भी लिख दो, क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक है, नहीं तो अभी पढ़ भूल जाएंगे। हाइपो है ये, हाइपो। हाइपो मतलब सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, तो इसका अपोजिट यहाँ पे है, सॉल्यूट ज्यादा तो सॉल्वेंट। ये हाइपर है तो ये हाइपो है, ये हाइपो है तो बीकर में हाइपर है। अब देखो होता है ऑस्मोसिस, किसका हमको ट्रांसपोर्ट करवाना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर। वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू अपने वाटर कहाँ पे ज्यादा है वो देखना है। तुमको डेफिनेशन में क्या है, वाटर कहाँ पे ज्यादा है वो देखना है, ये नहीं देखना है कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये याद रखो। तो ऑस्मोसिस मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन। तो तुमको क्या देखना है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन देखना है, सॉल्यूशन का नहीं। समझ में आया। तो यहाँ पे वाटर ज्यादा था, हाँ हाँ पहले बोलो फिर मैं आगे समझाऊंगा। यहाँ पे वाटर कम था तो पानी कहाँ आया, सेल के कहाँ आया, अंदर मतलब एंडोऑस्मोसिस, पानी अंदर आया। सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा है, ये मैं शायद समथिंग उल्टा नहीं बता रही, चलो नेक्स्ट। कोई बात नहीं, इतना मैं करके ही जाऊंगी 5 मिनट। अब सुनो 5 मिनट अकॉर्डिंग आज तक का लेक्चर हमको सुनाओ। अभी देखो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखना है, कॉन्सेंट्रेशन देखना नहीं, पर कॉन्सेंट्रेशन में समझाती तभी ना तुमको सॉल्यूट हाई लो समझता। तो ऐसा नहीं कि मैं बिना वजह समझा दूं एक चीज। तो सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा है, तो अब यहाँ पे पानी कहाँ पे जा रहा है, बाहर, इसको बोलते हैं एक्सो,
ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। और इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। इतना समझा? अब तुम लोग जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन में टू इट्स हायर इट्स मतलब जहाँ पे वाटर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो नहीं देखना है, कहाँ पे वाटर ज्यादा है। तो वाटर हाइपर में ज्यादा होता है और हाइपर में कम होता है कि नहीं? एक चीज। अब दो नया और टर्म। अब अगर एक मेरे पास सेल था, मैं पानी निकालती, मैं एक बलून ली थी, बलून के अंदर पानी डाली तो उसका ओरिजिनल शेप आ गया था। ओरिजिनल शेप। अब उसमें से मैं यहाँ पे पानी निकाल दी ना तो वो उसका शेप खराब हो जाएगा। हो जाएगा। तो ऐसा सेल जिसमें पानी नहीं है या कम है, शेपलेस सेल है, उसके लिए नाम होता है फ्लैसिड। समझो? ऐसा सेल जिनके पास वाटर कम है, शेपलेस है ना भूमेश, उसको क्या बोलते हैं? कोई भी बताएगा नहीं। क्या बोलते हैं भूमेश? शेपलेस सेल को। नेक्स्ट, भूमेश के बाजू में क्या बोलते हैं? यहाँ पे एसी में बैठने के लिए हो नहीं ना, तो फिर सुन भी लो। क्या बोलते हैं? न्यू स्टूडेंट तुम सुने? शेपलेस सेल को क्या बोलते हैं? शेपलेस सेल को क्या बोलते हैं? हाँ तुम बोलो। शेपलेस सेल को सचिन। हाँ कौन सचिन था? जैन। शेपलेस सेल को थोड़ा लाउड बोले, सबके कान में जरा आवाज आए। कौन बोला? तो ऐसे सेल को बोलते हैं फ्लैश। जिसके अंदर पानी गया, जिसके अंदर पानी गया, अब होगा क्या? उसका शेप अच्छा हो गया। इसको बोलते हैं टर्जिड। क्या बोलते हैं? टर्जिड। तो टर्जिड सेल मतलब जो अपने पूरे फुल शेप में है, जो भी उसका शेप हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागोनल है, ओवल है, सर्कुलर है, कुछ भी हो, पर वो अपने शेप में है तो टर्जिड। और अगर शेपलेस है तो फ्लैशलेस। समझो? अब नेक्स्ट, चलो इतना काफी। क्वेश्चन पूछो एक से मैडम What is meant by endoosmosis? Abdurrahman. What is meant by exoosmosis? What's outside the six? Yeah. ऐसा आंसर देते हैं। मैं जब तक दो क्वेश्चन की कुछ भी नहीं जाऊँ सब देख जाऊँ। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे वैसे आंसर चाहिए, तो जरा तमीज से बैठ जाओ ना। और नेक्स्ट ये बताओ, what are the importance of water in plant? नेक्स्ट आंसर कौन देगा? हाँ बहुत है। Maintain the shape of the cell. Okay, next, सिद्धू। ओके, वाटर को थर्मल बफर क्यों बोलते हैं? कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी थी उसके पास? बहुत हार्ड वर्ड था। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन।